अब नेक्स्ट टॉपिक है बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट्स में क्या होता है, सुपरपोजिशन होएगा दो स्टेशनरी वेव का, लेकिन वो स्टेशनरी वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन द टू वेव सुपर इम्पोज, दो साउंड वेव जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर आपस में मीडियम में वो सुपर इम्पोज होती है, मतलब ऐड होती है, तो उनसे निकलेगी एक रिजल्टेंट वेव जिसका नाम होएगा बीट्स। और जो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, जो रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोला जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है जो दो वेव आपस में ऐड हुई हैं उनका डिफरेंस, उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो आएगा वो उस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो दो वेव्स सेम मीडियम में जाते हैं और सुपर इम्पोज होते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो लेट अस कंसिडर टू वेव्स, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। तो दो वेव्स को हम कंसिडर करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक की ν1 मान लो और एक की क्या मान लो, ν2 मान लो, और फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर टू वेव्स। तो मान लेते हैं कि दो वेव्स, इसके लिए आप हेडिंग डालो ग्राफिकल मेथड ऑफ बीट फॉर्मेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ बीट फॉर्मेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ बीट फॉर्मेशन। इस ग्राफिकल मेथड में हम मानेंगे कि दो अलग अलग वेव हैं। लेट, एक वेव मान लिया मैंने ν1 इक्वल टू 8 हर्ट्ज या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एंड ν2 दूसरे वाली की जो फ्रीक्वेंसी है 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। वैसे ही कोई डाटा ले रहा हूँ मैं, ν1 ν2 तुम कुछ भी ले सकते हो। 8 फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स, frequency of two waves having same amplitude, traveling in same direction, superimpose each other to produce a resultant wave is called beats. तो इन दोनों वेव्स से क्या बन रही है, एक बीट बन रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 8 आरपीएस है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन करेगी। यार 8 आरपीएस का मतलब क्या है, 8 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये तो एक सेकंड का है ना। तो जितना टाइम पीरियड होएगा, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने का टाइम, तो उस टाइम पीरियड में कितना, उस टाइम पीरियड की ड्यूरेशन ये कितने साइकिल कंप्लीट करेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो एट t इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, t/4 पे चेक करेंगे, t/2 पे चेक करेंगे, t/3, t/4 पे चेक करेंगे, और एक टाइम पीरियड पूरा t हो जाएगा। वहाँ तक चेक करेंगे कौन कितनी ऑसिलेशन कर रहा है।
इन टाइम पीरियड पे हम सबसे पहले जीरो पे दोनों ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है। तो ग्राफिकली समझते हैं, जीरो से डिवाइड कर देंगे सीधा। चलो पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो जीरो पे क्या आएगा कि जीरो से चलना स्टार्ट किया, जीरो के बाद कौन कितना टाइम पीरियड हो गया, t/4। तो 8 को 4 से डिवाइड करो। फर्स्ट वेव के लिए हम लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट वेव t/4 पे वो कितनी ऑसिलेशन करेगा और सेकंड वाला कितनी करेगा, दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। फॉर फर्स्ट वेव और फॉर सेकंड वेव। कैसी वेव है ये, साउंड वेव है। अब पहले वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8/4 करो, 2, यानी ये 2 चक्कर पूरे लगा देगा, ठीक। 6/2 ये 3 लगाएगा। दो, इसका मतलब क्या है, 2 बार डायरेक्शन चेंज होना है, 2 चक्कर नहीं है। इसका मतलब क्या, 2 बार, एक क्रस्ट बनेगा तो एक क्या बनेगा, ट्रफ। और यहाँ पे 3 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार डायरेक्शन चेंज होगी, क्रस्ट ट्रफ फिर एक क्रस्ट, ठीक। t/2 पे ये 2 और 8/2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 जो ओवरऑल जीरो से t/2 की बात हो रही है। जीरो से t/4 जाने में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, 2 बार। फिर जीरो से t/2 जाने में कितनी बार हुई, 4, ठीक। यहाँ से मतलब 2 2 बढ़ रहा है। अब इसमें ये 3 है, 6/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6/4 करेंगे पहले, 6 डिवाइड, ये मैंने यहाँ पे गलत किया, 6/4 करते तो कितना आता, t/4 के लिए 4 से डिवाइड करो इसको, 6/4 3/2 दैट इज़ 1.5। अब ये 1.5 अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो ये 1.5 इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है। अगला अगला ये 6 कर देगा और ये 4.5, ये 8 और ये इसकी कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, 6। ये मतलब इसका कि इन टाइम पीरियड पे कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब t/4 पे पहली वेव की दो डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब एक बार क्रस्ट बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, ट्रफ, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम समझते हैं। ग्राफिकली देखो, तो हम इन दोनों वेव्स का क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली वेव ने 0 से लेके t/2 तक 2 बार डायरेक्शन चेंज किए, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ ऐसे बनेगा। तो एक क्रस्ट बन गया और एक ट्रफ। 3t/4, t/2 पहले आएगा, t/2 और ये वाला टाइम पीरियड 3t/2, 3t/4 और ये वाला t, ठीक। फर्स्ट वेव ने 0 से लेके t/4 तक क्या 2 बार डायरेक्शन चेंज किया, मतलब क्रस्ट और ट्रफ बनाया, इसे कहते हैं 2 बार। और उसने 1.5 2 ऑसिलेशन पूरे बनने चाहिए, सॉरी 2 बार डायरेक्शन नहीं, 2 ऑसिलेशन पूरे, कि जैसे क्रस्ट ट्रफ और उसकी डेड ऑसिलेशन, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ऐसे। अब इसके बाद वो टोटल 2 और बढ़ा है, तो 2 और बढ़ गया और ये 1.5 और बढ़ा है, फिर ये 2 और बढ़ा है, एक टाइम पीरियड में टोटल 8 बनने चाहिए इनके, ठीक है। ऊपर वाले के 8 और इसके 6 बनने चाहिए। और ईच इंटरवल बाद ये कितनी 1.5 चल रहा है, 1.5 वेव लेंथ है ये, लैम्डा का 1.5, मतलब ये जैसे ये λ/2 λ/2 1.5 का मतलब ये 2 ऑसिलेशन पूरी, इसकी डेड ऑसिलेशन
उसकी फिर अनदर 2, इसकी 1.5 और एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे 2 और ऑसिलेशन, और ये इसकी 1। ऐसे ऐसे टोटल ओवरऑल क्या बननी चाहिए, 8 होनी चाहिए एक टाइम पीरियड में। जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 8 है, तो 8 होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इनका रिजल्ट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रस्ट, एक का क्रस्ट और दूसरे का क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ है, तो इसका क्या है, क्रस्ट है। इस पॉइंट पे जो मीट कर रहा है, चाहे उस तरफ से देख लो चाहे इस तरफ से देख लो, तो अगर सेम होते हैं तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और अगर डिफरेंट होते हैं तो एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम एम्पलीट्यूड इस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है, और मैक्सिमम जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक, अब इस वाली लाइन पे आ जाओ, इसका भी क्रस्ट ट्रफ है और उसका भी क्या, ट्रफ सेम है, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 जगह मार्क होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे देखो, उसका ट्रफ है और इसका क्या है, क्रस्ट, फिर मिनिमम। यहाँ पे ट्रफ ट्रफ है, फिर मैक्सिमम। तो अब ये कुछ ऐसी वेव फॉर्मेशन हुई है, तो जो हमें बीट विजुअलाइज होगी, जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी, जो दिख रही होगी वो इस टाइप की दिख रही होगी, वो इसे कहते हैं बीट। मतलब ये आपको ऐसे नज़र आएगी। इसमें कोई फिक्स नहीं है कितने बनाने हैं, बस ये मैक्सिमम तक जाएगा और ऐसे। तो आपको विजुअलाइज इन दोनों का सम ये दिख रहा होगा। अब कितनी बीट्स है, काउंट कैसे करेंगे, ऐसे पता चलता है। ये क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या था, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या था, मिनिमम एम्पलीट्यूड, और ये क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक एक बीट होती है, बीच में एक मिनिमम होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स जा रहे हैं और बीच में एक मिनिमम है, तो एक बीट होगी। दिस इज कॉल्ड 1 बीट। कहाँ से कहाँ तक, एक मैक्सिमम से लेके यहाँ तक, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बीट। अब ये मैक्स, अनदर मैक्स तक अगली बीट होएगी। तो कितनी कितनी बीट्स फॉर्मेशन हुई है, कितनी बीट्स बनी है, 2 बीट्स बनी है, जिसको बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। कितनी बीट्स बनी है इस टाइम पीरियड में, 2। और ये बीट फ्रीक्वेंसी 2 क्यों है, उसका लॉजिक ये है। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी, 2, और ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों वेव्स का जो डिफरेंस था, याद करो 8 इसका था, इसका 6 था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। तो इसका मतलब कि बीट फ्रीक्वेंसी उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होएगा उतनी ही बीट्स बनेंगी। देखिए जी, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। अब एक मैथमेटिकली फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं कि न्यू बीट इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 प्रूफ करना हमने। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर 2 हार्मोनिक वेव्स। लेट अस कंसिडर 2 हार्मोनिक वेव्स जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, न्यू 1 एंड न्यू 2। न्यू 1 बीइंग स्लाइटली ग्रेटर देन न्यू 2, हम पहले वाली को बड़ा मान रहे हैं। एंड ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द 2 वेव्स इज गिवन बाय दिस। तो पहली इक्वेशन है ए साइन ओमेगा 1, ओमेगा 1 को 2 पाई न्यू 1 डाल देंगे और ओमेगा 2 को 2 पाई न्यू 2 डाल देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दोनों का सम हो जाएगा मीडियम में। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 पहले वाला क्या है, a साइन 2 पाई न्यू 1 t। दूसरे वाला क्या है, a साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी।
अब यहाँ से कॉमन ले लो y इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, साइन 2 पाई न्यू 1 t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t। फिर इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इस पहले वाले ब्रैकेट को c मान लो, दूसरे वाले को d मान लो। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c माइनस डी बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2। सी डी जो है उस ब्रैकेट वाली टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को क्या ले लेंगे, 2 पाई न्यू 1 को क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, और 2 पाई न्यू 2 को क्या ले लेंगे, d ले लेंगे। तो उस फॉर्मूले में हम इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2, a तो था ही साथ में, c की जगह क्या डालेगा, 2 पाई न्यू 1 माइनस 2 पाई न्यू 2, t दोनों में था इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ, साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस 2 पाई न्यू 2, t दोनों में था बाहर लिख दिया। अब ये 2 पाई बाई 2, पाई बचेगा सिर्फ, 2a कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, इसको 2 को अंदर ही रखो, 2 पाई कॉमन ले लो, साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, इसलिए हम 2 को अंदर ही रख रहे हैं। नाउ पुट न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 को बोलते हैं न्यू मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उस दोनों वेव्स की मॉड्यूलेटेड मतलब दोनों का बाद वाली रिजल्ट वाली फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और इसको बोलते हैं एवरेज। न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2 ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, मीन। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल दो, y इक्वल टू आ जाएगा 2a कॉस 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड इंटू t इंटू साइन 2 पाई न्यू एवरेज इंटू t। दिस इज रिजल्टेंट वेव, ये है वो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो याद रखनी। अब हमें पता है कि बीट बनाने के लिए एक या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा, एक दो जगह पे मैक्सिमम बीच में क्या होता है, मिनिमम। तो एक बार एम्पलीट्यूड मिनिमम प्रूफ करते हैं, एक बार क्या करते हैं, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कौन सी टर्म है, जो ये कॉस के आगे वाली है, सो वेयर साइन के आगे वाली, वेयर 2a cos 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड t is called amplitude of beats, तो बीट्स फॉर्मेशन है उसके एम्पलीट्यूड ये है। अब ये कहाँ पे मैक्सिमम होएगा और कहाँ पे मिनिमम होएगा वो हम प्रूफ कर रहे हैं। सो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, जब 2a cos 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड
टी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होएगा? +1 ±1, और ये कहाँ पे +-1 होता है? cos n पाई पे। अब एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड, और इधर आ जाएगा n पाई। n की वैल्यू डाल के देखो, जब आप 0 डालोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 cos 0 1 cos पाई -1 फिर +1 फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब वैल्यू डाल देंगे हम न्यू मॉड्यूलेटेड की। क्या थी पीछे जो लिखा था? -/2, ये वाली टर्म n। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। 𝜇1 - 𝜇2 n की वैल्यू क्या क्या आएंगी वो देखते हैं। यहाँ पे t भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये t पूरा t है ना, टाइम चाहिए मुझे। एंगल सिर्फ इतना नहीं है, t भी है साथ में। तो t का आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ से n/𝜇1 - 𝜇2। ठीक, पूरा का पूरा एंगल है ना ये। जब मैं एंगल कंपेयर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ही एंगल लूँगा ना, t थोड़ी ना छोड़ूंगा। नाउ t की वैल्यू, n की वैल्यू डालो। 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 𝜇1 - 𝜇2। 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 𝜇1 - 𝜇2। 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 3/𝜇1 - 𝜇2 एंड अप टू सो ऑन। अब टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा? इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो इसको बोलते हैं टी बीट। एक बीट का टाइम निकल रहा है ये, कि एक बीट कितनी देर बाद बन रही है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस, 2/𝜇1 - 𝜇2 -1/𝜇1 - 𝜇2। सो टाइम बीट फ्रीक्वेंसी का टाइम कितना आ गया? 1/𝜇1 - 𝜇2। अब टाइम किसका रेसिप्रोकल होता है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? टाइम को हम 1/𝜇 बीट लिख सकते हैं, तो 1/𝜇1 - 𝜇2। तो प्रूफ हो गया कि बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 𝜇1 - 𝜇2 के। वो जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। ऐसे ही मिनिमम प्रूफ करेंगे। जीरो कहाँ पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब मिनिमम कहाँ पे होएगा एम्पलीट्यूड, वो निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम भी एक बीट बनेगी, बीच में एक मैक्सिमा बन रहा होगा, इसलिए ये वाला केस भी कंसिडर कर रहे हैं। तो 2a cos 2 न्यू मॉड्यूलेटेड t शुड बी 0। मिनिमम का मतलब 0, और 0 कहाँ पे होएगा ये? जब cos की वैल्यू हो जाएगी 2n - 1 π/2। एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 न्यू मॉड्यूलेटेड t इक्वल टू 2n - 1 π/2। अब n की वैल्यू 0 1 2 डाल के देखो, ऑड मल्टीपल ही बनेगा, π/2 का मल्टीपल बनेगा तो 0 ही आएगा। 0 1 2 3 π/2 का मल्टीपल बनेगा, π/2 3 π/2 ऐसे बनेगा। हर केस में कॉस की वैल्यू 0 होगी। कंपेयर करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, न्यू यहाँ पे 2 बचा, इसकी जगह क्या डाल सकते हैं? 𝜇1 - 𝜇2/2 था, t इसकी जगह 2n - 1/2। ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल आउट होएगा, t आ जाएगा यहाँ से 2n - 1 2 𝜇1 - 𝜇2। नाउ n की वैल्यू 0 1 2 डालेंगे
तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास, जब 0 डालेंगे तो आएगा 1/2 ν1 माइनस ν2, फिर 1 डालेंगे तो 0 डालने पे तो ये बचेगा ना, माइनस में आ जाएगा, 0 डालने पे माइनस में आ जाएगा। सो मेक इट प्लस। ऑड मल्टीपल बनाने के लिए हम इसको प्लस ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए टाइम। अब अगर हम 0 डालेंगे अब तो पॉजिटिव आ जाएगा, जब 1 डालेंगे तो 1 2 1 3/2, अब सही है, टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में क्या कर दिया, ऑड मल्टीपल का ये वाला कंसेप्ट चेंज कर दिया कि 2n-1 की जगह आप 2n+1 ले सकते हो, ऑड मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म होएगी 5/2 ν1 माइनस ν2। अब हमने क्या निकालना है, टी बीट निकालना हो तो माइनस कर दो, टी बीट कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दो, जो कि आएगा टी बीट इक्वल टू आ जाएगा 1/ν1 माइनस ν2, इसको डाल देंगे 1/ν बीट 1/ν1 माइनस ν2। सो न्यू बीट अगेन क्या आ रहा है, ν1 माइनस ν2, तो दो मिनिमम से भी क्या बन जाएगा, एक बीट बन जाएगा, पर बीच में एक मैक्सिमम तो बनेगा ही बनेगा। तो ये था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। अब बीट्स की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है कि कितनी बीट्स बनेंगी, ठीक है। इस डेरिवेशन के बाद कर लिखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। नाउ लेट अस कंसिडर 2 ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक कौन से होते हैं, ऐसी शेप के होते हैं जिनसे साउंड निकलती है। ये वाला मैंने मान लिया कि ये ए ट्यूनिंग फोक है और ये दूसरे वाला बी है, तो दो ट्यूनिंग फोक साउंडेड टुगेदर का मतलब है कि ये इन दोनों की साउंड एक ही मीडियम में ट्रैवल करी, इकट्ठे मतलब उसी टाइम पे दोनों को हिट किया है। तो लेट अस कंसिडर 2 ट्यूनिंग फोक ए एंड बी। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली है ν1 और इसकी मान ली है ν2। इनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी अननोन होएगी, तो पहले वाली की नॉन मान लो, ठीक है, ये होएगी नॉन फ्रीक्वेंसी और ये होएगी अननोन फ्रीक्वेंसी, कोई सी भी तुम मान सकते हो, मर्जी है, ठीक। अब इन दोनों की साउंड प्रोड्यूस करी गई और उसके बाद इनकी बीट्स जो काउंट हुई उसको बोलते हैं बी इनिशियल। बी इनिशियल क्या है, नंबर ऑफ इनिशियल बीट्स। कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा साउंड किया तो फाइनल बीट्स बी एफ बन गई, तो दीज आर फाइनल बीट्स। ठीक, इनिशियल बीट्स, फाइनल बीट्स, एक नॉन फ्रीक्वेंसी और एक अननोन फ्रीक्वेंसी। अब अगर नंबर ऑफ बीट्स चेंज हुई हैं, इनिशियल कुछ और थी, फाइनल कुछ और हो गई है, तो इन ट्यूनिंग फोक में कुछ चेंजेस किए हैं। वो दो कौन से चेंजेस ये क्वेश्चन में बोलेगा। पहला मेथड है फिलिंग मेथड, लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड में जर्नली बोलेगा कि जो अननोन वाला है उस पे एक वैक्स लगा दिया गया, वैक्स इज फिक्स्ड विद अननोन with fork of अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन वाले के साथ एक कुछ चिपका दिया, वैक्स लगा दिया, लोडिंग मेथड, लोड बढ़ा दिया, उसका वेट बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक।
तो दोबारा साउंड किया तो क्या फ्रीक्वेंसी मिली, न्यू नंबर ऑफ बीट्स चेंज होगी। तो जो अननोन वाले का आंसर होएगा उसकी दो कंडीशन होंगी। लोडिंग मेथड करने के बाद न्यू टू के दो आंसर होंगे, न्यू वन प्लस बी इनिशियल और अननोन फ्रीक्वेंसी का दूसरा आंसर होएगा न्यू वन माइनस बीट फ्रीक्वेंसी बी इनिशियल। दो आंसर होंगे। ये कब होएगा और ये कब होएगा? पहला वाला फर्स्ट वाला तब होएगा जब इफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, मतलब फाइनल वाली अगर कम आ रही है इनिशियल से तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर फाइनल वाली ज़्यादा आ रही है इनिशियल से तो ये लगेगा। पहला मेथड ये था लोडिंग मेथड। लोडिंग में बोलेगा वैक्स लगा दिया, ये लगा दे, तो कब कौन सा फार्मूला आएगा? अननोन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी अगर फाइनल बीट्स कम हो गई हैं, और अननोन फ्रीक्वेंसीज घट जाएगी पहले वाले से कम होएगी अगर फाइनल बीट्स क्या आई हैं, बढ़ गई है। अब आता है अनदर मेथड फिलिंग मेथड। फिलिंग मेथड से इनके बीच में कुछ भर दिया जाता है, कोई मटेरियल भर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। लोडिंग में चिपकाना है, फिलिंग में जैसे इसको ट्यूनिंग फॉर्क में हवा भर दी या कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो फिलिंग मेथड में भी दो बार अननोन फ्रीक्वेंसी होगी। न्यू वन प्लस बी इनिशियल कब लगेगा, और न्यू वन माइनस बी उसका रेसिप्रोकल है ये, तो ये कब लगेगा? जब फाइनल बीट्स कम होंगी, और ये कब लगेगा? जब फाइनल बीट्स ज़्यादा होंगी। नहीं, ज़्यादा पे फाइनल बीट्स ज़्यादा है तो प्लस हो रही है, और फाइनल बीट्स कम है तो माइनस हो रही है। उधर क्या होता था? कम बीट्स हैं तो प्लस होता है, तो वहाँ माइनस होएगा। यहाँ पे अगर फाइनल बीट्स कम है तो क्या हो रही है? प्लस। वहाँ पे फाइनल बीट्स कम है तो क्या हो रही है? माइनस। ध्यान रखें, हाँ, फाइनल बीट्स कम है तो यहाँ पे प्लस होता है, और वहाँ पे फाइनल बीट्स कम है तो माइनस होता है, मतलब उसका ये रेसिप्रोकल है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, अ ट्यूनिंग फोर्क अरेंजमेंट पेयर्स प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स पर सेकेंड। तो फर्स्ट केस में क्या गिवन है? इनिशियल बीट्स कितनी दी हुई है? 4। इफ वन फोक ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी गिवन है, नॉन वाली को न्यू वन मान लो। न्यू वन कितना होएगा? 288 CPS साइकिल पर सेकेंड। अ लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोक। अब उसका वेट बढ़ा दिया गया, तो कौन सा लोडिंग मेथड है ये, तो फाइनल फ्रीक्वेंसीज कितनी आ गई हैं? कहता है 2 बीट्स पर सेकेंड। तो अब आपने याद रखना है कि लोडिंग वाले मेथड में लोड बढ़ा दिया और बीट्स कम आ रही है, लोड बढ़ाने पे बीट्स कम आ रही है, इसका मतलब कौन सा केस लगेगा? बी फाइनल इज लेस देन 4 वाले में क्या करते थे? ऐड कर देते थे, न्यू वन इक्वल टू न्यू वन प्लस बी इनिशियल। तो न्यू वन कितना था? 288, इसमें 4 ऐड कर दो तो आंसर आएगा 292 CPS। लोडिंग मेथड में फाइनल बीट्स कम होती हैं तो अननोन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक। एक और, टू ट्यूनिंग फोक ए एंड बी प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स। फिर से इनिशियल अपने को दी हुई है, बी इनिशियल कितना दिया हुआ है? गिवन बी इनिशियल दिया हुआ हमें 4 बीट्स ऑन लोडिंग बी। लोडिंग फिर से वही वेट बढ़ा रहे हैं, लोडिंग बी विद अ वैक्स 6 बीट पर। अब बीट्स फ्रिक्वेंसी लोड करने पे बढ़ गई, द क्वांटिटी ऑफ द वैक्स इज रिड्यूस्ड, द नंबर ऑफ द बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बिकम्स 4। अब कम करने पे दोबारा से क्या हो जा रही है? 4, मतलब बढ़ाने पे बढ़ रही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। फिर से वही
इस बार बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो न्यू2 इक्वल टू न्यू1 माइनस बी इनिशियल। तो न्यू1 पहले वाली कितनी थी, 256 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 252 हर्ट्ज। वो दोनों मेथड याद रखने हैं, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे बस। एक और है देखो, अ फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी साउंडेड व्हेन द नोन फ्रीक्वेंसी गिवन है 288 हर्ट्ज, गिव्स द 4 बीट्स, बी इनिशियल 4 दे दिया, व्हेन लोडेड विद अ पीस ऑफ द वैक्स अगेन गिव द 4 बीट्स पर सेकेंड, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस एंड व्हाट इज द अननोन फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें क्या लगता है, अननोन फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बी फाइनल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब हमारे पास दो सिचुएशन है, फाइनल बीट्स न्यू प्लस माइनस बी इनिशियल होती है, बी इनिशियल फाइनल सेम है, तो या तो ये आंसर 288 प्लस 4 होएगा, मतलब कितना 292 या फिर 284 होएगा। नंबर ऑफ बीट्स सेम रही है, बीट्स पर सेकेंड व्हेन लोडेड विद द पीस ऑफ वैक्स अगेन गिव्स द 4 बीट्स पर सेकेंड। तो सेम रहने के केस में भी ज़्यादा का ही केस कंसिडर किया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रही है लोड लगाने पे भी, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्या है, अननोन वाले की ज़्यादा है, तभी तो नंबर ऑफ बीट्स क्या रह रही है, सेम रह रही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल तो होएगा नहीं, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर दोनों इक्वल हुए तो फिर बीट बनेगी नहीं यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बीट बन रही है तो दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है, और कम हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स बड़ी नहीं है, समझ आए, इसका मतलब ज़्यादा ही है, तो आंसर होएगा 292। तो ये था तुम्हारे पास बीट्स वाला कंसेप्ट।